नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। पिछली वीडियो में मैंने आपको चट्टानों के संबंध में सारे क्वेश्चन आंसर करवाए थे। पेपर प्रैक्टिस ठीक ठाक हुई थी उसमें। आज का पेपर प्रैक्टिस सेट मेरा एटमॉस्फेयर से संबंध में होगा। आज का जो पेपर प्रैक्टिस होगा वो एटमॉस्फेयर के बारे में होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये पेपर प्रैक्टिस का जो सीरीज है वो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो होगा ही आपका, जहाँ पे भी जनरल स्टडीज होगा। अब इसके बाद हम मैथमेटिक्स का भी पेपर प्रैक्टिस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो महत्वपूर्ण है, अभी CUET का जो एग्ज़ाम होता है इंटर के बाद, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनके लिए हमारा ये पेपर प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे हम केवल पेपर प्रैक्टिस सेट ही नहीं बल्कि उसकी व्याख्या भी अच्छे तरीके से आपको करवाते हैं। CUET एग्जाम के तहत आपका एक जनरल टेस्ट का एक पेपर आता है और जिसको पास करके आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेंगे। पहले होता था कि इंटर पास किया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो आपके आसपास जितने भी जो 12वीं में छात्र हैं तो और कॉलेज करना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे, ऐसा मेरी आपसे उम्मीद है। तो चलो आज का पेपर प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है लेकिन इसकी व्याख्या बहुत बेहतरीन होगी, देख लीजिएगा। आयतन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन विद्यमान है। ऑप्शन एक है आपका 77%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 71% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78.08% है। देखते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा हमारी पृथ्वी में 78% तो है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है यह ऑक्सीजन को ज्वलनशील से रोकती है। यानी जो ज्वलनशील गैस है ऑक्सीजन, उसकी क्रियाशीलता को रोकती है, यानी उसको डाइल्यूट बनाती है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन क्या काम करेगी, इसकी जो अन्य पदार्थों के साथ यह आसानी से संयोग नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है। इसके अतिरिक्त तो नाइट्रोजन का हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन हम वायुमंडल से नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन को हम वायुमंडल से सीधा नहीं ले सकते हैं। हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधों से हम क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और उस प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाता है। अब पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं, इसकी भी एक अलग सी विशेषता है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। पेड़ पौधों की जड़ों में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके तहत क्या होता है कि नाइट्रोजन को अमीनो आयन में बदलता है, अमीनो आयन उसके बाद नाइट्राइट में बदलता है, और नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है। तब जाके पेड़ पौधे नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को इंसान लेता है। इंसान की बॉडी में अगर प्रोटीन गया तो उससे क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ, इसका मतलब क्या होगा, DNA और RNA में नाइट्रोजन की उपस्थिति रहती है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम करती है वो कौन करता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गई, नीली हरी शैवाल हो गया, जिसमें आपका नेस्टॉक हो गया और एनाविना हो गया। नेस्टॉक और एनाविना जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिसमें एजोटोबैक्टर हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, ये सब क्या करेंगे, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। एजोटोबैक्टर को तो बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। ये तो अगर एक एजोटोबैक्टर अगर हमने डाल दिया खेतों में तो काफ़ी लंबे समय तक हमें खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, खूब पैदावार होगी। तो यूरिया भी तो क्या है, एक नाइट्रेट का फॉर्म है। यूरिया जो हम अपने खेतों में डालते हैं वो भी नाइट्रेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन एक है, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। ऑप्शन नंबर 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ऑप्शन नंबर 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। नंबर डी है, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। तो राइट ऑप्शन है इसमें केवल एक। ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी है केवल 4, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा इसमें 1 और 4, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि जो सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है ये आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए पारदर्शी है। यानी ये लघु तरंग जब आती है, लघु तरंग के रूप में आती है, शरीर धरती पे पहुंचती है, तो उनके लिए पारदर्शी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन जब वो पार्थिव विकिरण
अर्थात सूर्य से आने वाली सौर विकिरण पृथ्वी पर रही, कुछ समय तक तो पृथ्वी पर रहेगी, लेकिन उसके पश्चात जो सौर विकिरण आई ये वापस जाती है और वापस ये दीर्घ तरंग के रूप में जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए अपारदर्शी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस पार्थिव विकिरण को क्या कर देता है, धरती पर ही रोकता है, हमारे वायुमंडल पर ही रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, बिल्कुल सही है कि पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारदर्शी है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल में किस गैस की मात्रा में कमी करने का लक्ष्य रखा गया था? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन और डी क्या है, बी और सी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल सामान्यतः जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यूएनएफसीसी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, देखो बिटिया भाई रोने लगी है, क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्या था, एक प्रोटोकॉल है जो 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसमें क्या गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, अभी मैंने बताया था ना, पार्थिव विकिरण के कारण यही ट्रैप हो जाती है सूर्य की किरणें, तो उसकी अपारदर्शी थी इससे पहले वीडियो क्वेश्चन में। तो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी है ट्रोपोस्फीयर, सी है थर्मोस्फीयर, 4 है मेसोस्फीयर। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 4 1 3, ऑप्शन सी है 1 3 4 1, ऑप्शन डी है 2 1 4 3। तो देखिए इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी 2 1 4 3। पहला क्या है, ट्रोपोस्फीयर आता है, ट्रोपोस्फीयर हिंदी में बोलते हैं इसे क्षोभ मंडल। कई बार एग्जाम में इंग्लिश में ही नाम आता है लिखा हुआ कि ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, तो ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं क्षोभ मंडल को। और उसके बाद आता है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद क्या आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल। ठीक है, थर्मोस्फीयर क्या हुआ, थर्मोस्फीयर आयन मंडल हो गया और मेसोस्फीयर हो गया मध्य मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 6। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सममंडल, दूसरा है विषम मंडल। सममंडल को इंग्लिश में होमोस्फीयर कहते हैं और विषम मंडल को हेट्रोस्फीयर भी कहते हैं। तो क्या है कि जो सममंडल की जो विशेषता है, सममंडल में जो वायु है, गैसें हैं, गैसों का एक अनुपात में रहती है, गैसें एक अनुपात में रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एक अनुपात में रहेंगे। सममंडल के तहत आपका क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है और मध्य मंडल आता है। यानी 1 से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी पर आपका सममंडल आता है। विषम मंडल हेट्रोस्फीयर क्या होता है, इसमें गैसों का अनुपात 1 से नहीं रहता है, यानी 90 किलोमीटर से ऊपर जो गैसें हैं वो किस रूप में रहती है, एक लेयर के रूप में। जैसे सबसे पहला जो लेयर आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, आणविक नाइट्रोजन का एक लेयर आएगा, दूसरा कुछ दूरी के बाद एक दूसरा लेयर आएगा, वो आणविक ऑक्सीजन का लेयर आएगा, फिर हीलियम का लेयर आएगा, फिर आएगा आपका हाइड्रोजन का लेयर आएगा। इस प्रकार से आपका लेयर बाय लेयर विषम मंडल हेट्रोस्फीयर में लेयर बाय लेयर आपका क्या होता है, गैसें होती है। इसलिए इनको रासायनिक संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? टाइम कितना हो, 1 बज गई। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, सबको आता होगा, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। जानते हैं, सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा देखते हैं। वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसे वायुमंडल हमें नाम देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वायुमंडल पृथ्वी से ऊपर कहाँ तक है?
एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था स्ट्रॉहलर था, स्ट्रॉहलर नाम था उनका। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो वायु, हालांकि 97% जो गैस है वो मात्र 30 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन जो उसके बाद भी जो वायु है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक स्ट्रॉहलर ने कहा था कि वायुमंडल पृथ्वी का फैला हुआ है। अब पृथ्वी के वायुमंडल धरातल से ऊपर की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर में बदलाव आता जाता है। तो जब जब टेम्परेचर में अलग से बदलाव आया या टेम्परेचर स्थिर रहा तो हमने उसके बाद एक नया मंडल नाम दिया। जैसे विक्षोभ मंडल, पृथ्वी से ऊपर की तरफ गए, तापमान में गिरावट आई, वहाँ पे हमने विक्षोभ मंडल नाम दिया। फिर वहाँ पे कुछ देर तक तापमान में स्थिरता आई, फिर तापमान में फिर बदलाव हुआ। तो इसीलिए हमने ये पृथ्वी की जो वायुमंडलीय संरचना है इसको हमने तापमान के आधार पर 5 भागों में बांटा। क्या तो अब बात करेंगे कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हमने क्या किया कि जब ताप ऊपर गए, टेम्परेचर में कमी आई, तो ये बात तो तय हो गई कि विक्षोभ मंडल में क्या होगा कि तापमान में ऊपर की जाते जाते गिरावट आएगी। अब सूर्य का प्रकाश जो लघु तरंग के रूप में आया वो दीर्घ तरंग के रूप में वापस जाता है। जो जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे या कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित होगी तो सूर्य के प्रकाश के लिए तो ये क्या थी, पारदर्शी थी, धरती पे आ गया। अब यहाँ से सौर विकिरण होगा या पृथ्वी से सौर विकिरण से तो ऊपर से आया, अब यहाँ से पार्थिव विकिरण होगा या एल्बिडो होगा, पृथ्वी का एल्बिडो। उसमें बजट में आपको पढ़ाएंगे कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ा और तुरंत ही वापस चला गया, ये दूसरा टॉपिक है। तो डस्ट पार्टिकल है, यहाँ पे धूल कण है, जलवाष्प है। जलवाष्प है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विकिरण वापस जा रही है लघु तरंगें, तो ये क्या करेंगी, कंडेंसेशन करेंगी, संघनन करेंगी, बादलों का निर्माण होगा। बिटिया रोड़ी भाई, धूल कण के कारण बादलों का भी निर्माण क्या होगा, कंडेंसेशन के कारण बादलों का निर्माण होगा। इसी प्रकार वर्षा का, चक्रवात, तूफान, आंधी तूफान, ये सारी क्रियाएं कहाँ होगी, विक्षोभ मंडल में होगी। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में नॉर्मल लैप्स रेट कितना है? क्षोभ मंडल में नॉर्मल लैप्स रेट कितना है? ऑप्शन 1 है 150 किलोमीटर प्रति सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 150 मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 165 किलोमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 165 मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। 165 ये क्या हुआ, नॉर्मल लैप्स रेट। जब पृथ्वी से ऊपर जाते समय तापमान में गिरावट आती है और वो गिरावट आती है जब 165 मीटर हम जाएंगे तो उस 165 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रोपोपॉज किन 2 मंडलों को अलग करती है? ऑप्शन 1 है क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल आयन मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल मध्य मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल आयन मंडल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विक्षोभ मंडल और समताप मंडल। आपको पता ही है क्या है ये ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज होता है जब जहाँ पे विक्षोभ मंडल की सीमा समाप्त हुई और समताप मंडल शुरू हो गया। तो इस लगभग 1.5 किलोमीटर का एक लेयर है, इसे हमने ट्रोपोपॉज नाम दिया। ये 2 मंडलों को अलग करती है। दोस्तों आज का पेपर डिस्कशन इतना ही था। चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक संख्या में चैनल अगर लोग दिखेंगे तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा कंटेंट आपको लेके आएंगे, आपके लिए लेके आएंगे अच्छा कंटेंट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का भी एक टेस्ट सीरीज चला जाए, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, जो कि आपका उत्तराखंड में जो दरोगा की वैकेंसीज आ रही है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा आपका। ये मेरा वादा है आपको।